गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? आवाज आ रही है? तो क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने टिल डेट कंप्लीट कर लिया है? क्विक टर्न अराउंड करो और जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या कर लिया गया है और आज के टॉपिक पर क्या आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रिस्पॉन्स होना चाहिए सबका। इशिका, व्हाट वाज आवर फर्स्ट मॉड्यूल? Yes, sir. So first module is about the role of HR. ओके, बेसिकली And उसमें उसमें ऐसी क्या चीज है जिससे आपके आपके पर्सनालिटी में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ? sir, अभी I come to know about the qualities of HR and how the HR manage the things in a company and what is the process. So I am able to imagine an HR in myself. ओके, प्रशांत, व्हाट वाज सेकंड डोमेन, सेकंड मॉड्यूल एंड उसमें क्या ऐसी चीज सीखे जो आपके पर्सनालिटी में, आपके स्किल में एक नई एडिशन है? प्रशांत? यस सर। हाँ बताओ बेटा, क्या था? सर सेकंड मॉड्यूल है रिक्रूटमेंट सपोर्ट। हम्म। सर रिक्रूटमेंट सपोर्ट में सर ये होता है कि किसी भी कंपनी में हम कैसे कैंडिडेट को ये हम लोग रिक्रूट कैसे करते हैं और जैसे अगर रिक्रूट हो भी जाए तो उसको कैसे हम उसके बारे में बताते हैं, सबसे मिलाते हैं और उनके जॉब को पोजीशंस क्या हैं वगैरह ये सब बताते हैं। ओके, ठीक है। सो तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया उस चीज को सीखने से? तुम्हें क्या लगा कि मेरे लिए कुछ बेनिफिट हुआ उससे सीख के? भाग गए लोग, भागना शुरू हो गए। अरे, कितने लोग हैं इस बैच में? 16 लोग हैं। प्रशांत, कितने ग्रुप पे देखना तो? 16 लोग हैं। 16 में से सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं। 16 है सर। टैलेंट है भाई। क्या सब खैरियत नहीं है? चलो छोड़ो, जाना, जिसको सीखना है वो सीख ही रहा है, सबको रिकॉर्डिंग मिल जा रही है। 1.5x में लोग करके देख रहे हैं तो हाँ। एम्प्लॉय महिमा, यस सर। थर्ड डोमेन आपने पढ़ा है, आपने सीखा, क्या जी। वहां से आपके लिए एक नई चीज आपने वहां से क्या सीखी और जो द आपके फर्स्ट फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट कर सकता है? ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड डोमेन था ऑनबोर्डिंग, इफ आई एम राइट। तो उसमें सर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, ओरिएंटेशंस कैसे कंडक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, और ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस को इनहैंड कैसे कर सकते हैं। अब हम्म, जो मेरे लाइफ में चेंज आया और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि ऑनबोर्डिंग अभी तक सिर्फ सुना था कि एक प्रोसेस होता है कैसे रिक्रूट करते हैं, पर वो उसका बहुत बड़ा रोल है कैंडिडेट्स को हायर करने में, और ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और कंक्लूजन उससे मैं ये निकालती हूँ कि एचआर प्लेज अ ग्रेट रोल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ठीक है। उज़मा, उज़मा, आवाज आ रही बेटा? यस सर। चौथा चौथा मॉड्यूल आपने देखा होगा, किया होगा। यस सर। आपको तो वहाँ क्या सीखने को मिला जो आपको नहीं पता था?
है पेरोल सिस्टम। फोर्थ मॉड्यूल पेरोल सिस्टम था एचआर का, और इससे मतलब बहुत कुछ पता चला कि कैसे मतलब एम्प्लॉयज़ का टाइम कैलकुलेशन होता है, और मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, और किसी तरह से मतलब एक एम्प्लॉयज़ का हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग करके। और हाँ, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। और भी जो मतलब अलग-अलग टाइप्स के पेरोल सिस्टम थे, जैसे इन हाउस, क्लाउड बेस्ड और प्रोफेशनली मैनेज्ड, और एक एजेंसी बेस्ड। तो ये सब पता चला जो पेरोल सिस्टम के बारे में हम लोग ने शायद कभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, पर उसके बारे में डिटेल में समझ में आया। ओके। याशिका, याशिका ऑडिबल? याशिका आवाज आ रही? यस सर। 5वें मॉड्यूल से क्या आपने सीखा? फिर उसमें हम लोग ने सीखा एचआर पॉलिसीज एंड कंप्लायंसेस एंड देयर टाइप। तो जैसे जो भी टाइप्स थे, जैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, याशिका रेगुलेटरी। पांचवा बेटा, पांचवा पूछा हूँ, छठा नहीं पूछा हूँ। About the resuming and benefits of HR. क्या था पांचवा? बाकी लोग बताओ, चलो बोलो। महिमा आप The बताओ। compensation and benefits. याशिका कंफ्यूज कहाँ हो गए हो अचानक से आज? फिर वो थोड़ा अकाउंटिंग में मॉड्यूल का इधर उधर हो गया, कि किसमें कौन सा था, बाकी टॉपिक्स याद हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट में खुद से इंटरेस्टेड है? अपना अपना मतलब हाफ द वे डन है सबका। अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो तो बताओ, प्रोजेक्ट में किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहते हो? लाइव होगा वो, ये नहीं कि मतलब हम वो बुक कॉपी वाला नहीं देंगे, हम देंगे तो लाइव देंगे। सर लाइव प्रोजेक्ट मतलब क्या? मतलब आपको काम करना पड़ेगा उस पर, ये नहीं कि आप सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें नहीं होंगी। ऐसे अभी हमने जो भी किया है वो एक हाइपोथेटिकल चीज है। वी हैव नॉट प्रैक्टिकली, एक प्रैक्टिकल चीज जो होती है कि हाँ कैसे उसको प्रैक्टिकली उसको प्ले करोगे, वो चीज आपको नहीं पता है। बस हमने उसको सिखा दिया है आपको, हमने बस आपको ट्रेन किया है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। बट क्या प्रैक्टिकलिटी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको करते हुए, वो प्रॉब्लम्स हम जान तब आपको पता चलेंगे जब आप फेस करोगे। किस तरह का इंटरेस्ट है? हायरिंग से रिलेटेड करना है, पेरोल पे करना है, कि कैसे कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिसाइड होता है, कैसे ऑनबोर्डिंग होता है? इन चारों चारों पांचों में से कोई भी एक आप लोग बताओ किसमें इंटरेस्ट है। खुद का इंटरेस्ट बताओ, आगे फिर हम लोग डिसीजन लेंगे किस तरीके के प्रोजेक्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। बट अपना खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। सर हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग Hiring. हायरिंग सर। तो ऑनबोर्डिंग भी कर सकते हैं, पर हायरिंग ज्यादा बेटर है। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट आपको अपने ब्रांड में ही दूंगा, ठीक है, अपने अंडर ही करवाऊंगा। बट बस उसमें ये रहेगा कि हमारी वो सब डिविजन्स हैं अलग अलग। ऐसे अभी गोवा की टीम की रिक्रूटमेंट चल रही है, गोवा के साइड चल रहा है काम हमारा, उड़ीसा का चल रहा है, तेलंगाना का चल रहा है, तमिलनाडु का चल रहा है। तो आप लोगों को दिया जाएगा कि हाँ आप लोग कैसे हायर करोगे। वहां पे पहले एक हमें प्रोबेबिलिटी बताओगे कि हमारा क्या वहां पर रोल प्ले हो सकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पार्ट, आप लोगों को वहां पर ये काम होगा बिजनेस डेवलपमेंट वालों का, ये होगा पहला वाला जो फेज है।
उसके बाद आप लोग बताओगे कि हम वहां पर किस तरीके की टीम बनाएंगे। उस टीम का जो एक कोर मेंबर होगा वो कोर मेंबर हम देंगे आपको, वो कोर मेंबर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। अब उस कोर मेंबर के साथ आप लोगों को मिलके हायरिंग करवानी होगी। ठीक है, कि कैसे कैसे हायर करना है वो फिर वो बताएगा कि हाँ वो लेकर आएगा, आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, ऑनबोर्डिंग करवाओगे, इतना काम आप लोगों को कराया जाएगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की टीम का फिर इसमें पार्ट आएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम होगी वो उन लोगों से कैसे सोशल मीडिया पेजेस को वर्क करना है वो सारी चीजें वो लोग बताएंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके का भी एक रोड मैप मेरे दिमाग में है कि इस तरीके की कुछ नई चीज इस बार हम लेकर आ रहे हैं, जो कि मतलब कह सकते हो कि ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, बट इसको अभी तक हमने बच्चों के बीच में नहीं कराया है कभी। ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमारे टीम ने किया हुआ इस पर काम, बट अब हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम लोग कुछ ग्रूम कर रहे हैं उनमें से हम लोग कुछ लोगों को टेकअप करेंगे अपने सिस्टम में। अभी इसके रिगार्डिंग हमारी बात हुई थी, शायद किसी से हुई थी, प्रशांत से हुई थी क्या? प्रशांत तुमसे ही हुई थी क्या डिस्कशन कुछ? किसके बारे में सर? यही कि हाँ हम कुछ लोगों को अपनी टीम में लेंगे इस तरीके के रिलेटेड। यस सर बात हुई थी। हाँ, एक इससे हुई थी, मेरे डिस्कशन हुए थे इसके साथ। तो हमारा ये है कि आप लोग देखो प्रोजेक्ट पर काम करो, ठीक है, और प्रोजेक्ट हम लोगों के अभी बड़े हैं, थोड़े चीजें हैं, आप लोग एक मानो कि सीखने के साथ साथ अगर उसको कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। रिज्यूमे तो बेटर होगा ही होगा, एकदम डेफिनेटली फिक्स है। और आप आगे कहीं जाओगे तो आपके लिए एक बैच लगा हुआ जाएगा कि हाँ ये बंदे के पास कुछ ना कुछ है, एक्स्ट्रा है, इन उन बाकी लोगों से ये अलग है। बस इतना ही हम देख रहे हैं, हम अभी इतने पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपने डिसीजंस लो कि हाँ हमें किस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना है, बाकी वो सब चीज मैं डिसाइड करूंगा। मैं आप लोगों को एक रैंडम आइडिया दिया हूं कि ये मेरे पास एक आइडिया चल रहा है, आप लोग अपने आइडियाज रखिए कि सर हम इस तरह के चीजें चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है। फिर हम उस चीज पर अपना फाइनल कॉल इस वीक के आखिरी में लेंगे, क्योंकि अगला हफ्ता ट्रेनिंग का आखिरी होगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर ही जंप करेंगे। तो इसलिए आप लोग 1 2 दिन 3 दिन का टाइम लेकर मुझे फ्राइडे तक आप लोग एक बार कंबाइंड डिसीजन पे पहुंचो सभी लोग, फिर मुझे बता सकते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशन क्या चीज है बताओ मुझे। The employer relation is the relationship between employer and the employee, and it is also concerned with creating positive relationship between both of them. ओके, ठीक है, इसी का आप Sir, बोलो। employee relation is the relation between the employees in a company, and there should be a friendly relation between the employees, and some what there is some competitive relation between the employees. Some employees are jealous from the other employees by their success and all the things, and they also hinder the work of the other employees in some organizations. So we should maintain a good and a healthy relation between the employees, so it helps in the growth of our company. ओके, उस्मा उस्मा Yes, sir. अगर सर तुम एम्प्लॉय रिलेशन सिर्फ एक एम्प्लॉय का उसके एम्प्लॉयर के साथ ही नहीं, एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है जिसपे उसका पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे रिलेशंस है, उसके अपने पीयर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ एक ओवरऑल उसका रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब एम्प्लॉय रिलेशंस में आता है। ठीक है, याशिका Employee relation is a relationship between the employees and the employer and other sections of the company. It helps the organization in maintaining a healthy behavior, healthy environment in an organization,
and it helps an organization to grow efficiently. ठीक है, पहलीज प्रशांत। यस सर। बताओ आंसर। सेम चीज है सर जो सभी लोग बोले हैं सर। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप बेटर अच्छा होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और प्रैक्टिस भी अच्छी हो सकें। इस तरीके से अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। यही सब चीजें सर। ठीक है। बेसिकली जब एम्प्लॉय रिलेशन आता है ना तो माइंड में आता है काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। सब लोग यही सोचते हैं ना। सबका यही सोच है। बट एक कभी ना जब बड़े बड़े मतलब आप मतलब अच्छी कंपनी को चला रहे हो, रन कर रहे हो, और कोई एक ऐसा बंदा आपकी टीम से चला जाए, उस एम्प्लॉयर की हालत खराब। बहुत बड़ी बात है। मैंने शायद आप लोगों से शेयर किया होगा अपना एक स्टोरी छोटा सा। तो अभी आज हमारी एक मीटिंग ही चल रही थी दोपहर में 12-1 बजे। सब लोगों ने डिस्कशन सारी चीजें की, तो हमने कहा कि देखो भाई, आप हमारी फैमिली, हमारे लिए फैमिली तो है भाई। सब बच्चे हमारी फैमिली है, सारे हमारे एम्प्लॉय फैमिली है। अगर मैं उनको अपने अंडर बिलोंग नहीं करने दूंगा तो वो हमारे साथ कैसे कोऑपरेटिव हो सकते। बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़ी बड़ी छोटे छोटे ब्रांड हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही करते हैं कि अपने एम्प्लॉय को समझना नहीं चाहते। वो हमेशा अपनी चीजें उनके ऊपर थोप देते हैं। छोटी टीमें होती हैं, वहां पर क्या होता है ना कि जो बॉस होता है वो हर एक बंदे से इंटरेक्ट करता है। अब ऐसी कोई कंपनी है जो मतलब मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब उसके अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे अब मान लो रिलायंस ही है, उनके वहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जी का शादी का प्रोग्राम था। उनके सारे एम्प्लॉयज को कल गिफ्ट मिला है, देखा होगा। जो भी उनके वहां काम करते हैं सबको मिला है। वो तो शादी में नहीं गए थे ना, उनको तो नहीं मिलना चाहिए, बट क्यों दिया गया? महिमा क्यों दिया गया? तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। रिलेशनशिप में दूसरी अभी बीसीसीआई ने एक कोई प्लेयर थे 12 साल में इंडिया के लिए खेले थे, उनको कैंसर हुआ था, मतलब ब्लड कैंसर। बीसीसीआई 1 करोड़ का उनके लिए रिलीफ दिए, उनको अपने तरफ से फंड रेज करके दिए। क्या क्या मतलब है? उनसे तो खत्म है ना, अब उनसे तो कोई मतलब नहीं, उनको तो विराट कोहली से भी अब मतलब नहीं है। हाँ, नहीं ना है, बट क्यों किया उनके लिए? महिमा या कोई बताना चाहेगा इसका आंसर क्यों किया? तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। लॉन्जिविटी बनी रहे, लोगों के बीच में एक इम्पैक्ट क्रिएट रहे। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओ, वो अगर क्या कहते हैं ना कि सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग नहीं दे रहे ना किसी को, वो कंपनियां सक्सेसफुल नहीं है। आप 5 लोगों की छोटी सी टीम ले लो, ठीक है, अगर कंपनी वाला एक ही बंदे पर ध्यान नहीं दे रहा होगा ना, वो बंदा दूसरे तीसरे महीने, मतलब मैं बता दूं 21 दिन का टाइम पीरियड होता है कि जिसमें बंदा समझता है। 42 दिन लग जाते हैं उसको सेटलमेंट होने में, उसके बाद 90 दिन के बाद तो भाई गारंटी हो छोड़ के भाग जाए।
90 दिन का टाइम पीरियड होता है, फेज होता है, उसके बाद वो बंदा भाग जाएगा, कुछ भी कर लो आप। तो आपको इतना अच्छा उसको फैमिलियर उसको करना है अपने सिस्टम में ना, कि वो आपके साथ जुड़ जाए। गॉट माय पॉइंट? समझ आ रही मेरी बात? हर एक छोटी से छोटी कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी को इस चीज पर फोकस करना होता है, और उनको इस चीज पर ही इसके ही अराउंड सारी बिल्डअप होता है। लोग गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, बट एम्प्लॉय रिलेशन जो कंपनी का सबसे पहला बंदा होता है ना, वही से शुरू होता है। अब ये नहीं कि हम 5 साल बाद हम चले, नहीं नहीं चलो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय रिलेशन बहुत खराब है, चलो भाई एम्प्लॉय रिलेशन बना ले। नहीं हो सकता है भाई। हम ऊपर बैठे हुए हैं टॉप इंस्टीट्यूशन के टॉप पर, और हम किसी की सुनी नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी वाली चलाए जा रहे हैं। क्या चल सकती है? एक दिन ऐसा आएगा कि कोई रहेगा ही नहीं, चलाओ जितना चलाना है, जितना है उतना खत्म हो जाएगा भाई। आपको फर्स्ट डे से हर एक बंदे को अपने सिस्टम में बिलीफ लेकर आना पड़ेगा कि हाँ भाई आप हमारे पार्ट हो, आपको हम लेकर आगे बढ़ेंगे, बस सिंपल सा स्टेप। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो एम्प्लॉय रिलेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपनी की ग्रोथ से? कितने लोग एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर आप एग्री कर रहे हो तो क्यों तो कर रहे हो? क्योंकि अगर रिलेशंस अच्छे होंगे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय के बीच के, तो फिर कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे एम्प्लॉयज के बीच, जिससे हमारा वर्क एफिशिएंटली चलता रहेगा और कंपनी सही से ग्रो कर पाएगी। तो दूसरा रीजन ये है कि अगर एम्प्लॉयज को अपनी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी कंपनी में, तो वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाएंगे ही नहीं। जैसे फैमिली मान के अगर कोई इंसान काम करा रहा है, तो वो अपना बेस्ट देंगे, तो सब ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। पता है। अच्छा अब आप बताओ, एक एचआर की सोच अब डेवलप हो गई होगी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है जो लोग रेगुलर है। आप लोग कैसे किसी बंदे से जान सकते हो कि ये बंदा हमारे सिस्टम के लिए फिट है या नहीं फिट है? हाउ यू कैन एनालाइज अ कैंडिडेट कि वो हमारे लिए फिट है? सर सबसे पहले तो जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स दोनों होनी चाहिए। उसमें मान लो वो कैंडिडेट, मैं बोलता हूँ, वो कैंडिडेट इतना ब्रिलियंट है ना कि भाई साहब आपको वो कंपनी में उसको लेना पड़े, बट नेचर वाइज उसके नेचर बहुत खराब है, क्या करोगे उसमें? सर ट्राई करेंगे उसको, मतलब अपने मतलब सारे एम्प्लॉयज़ जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ मतलब प्रॉपर रिलेशन उसके मतलब मेंटेन रहे, और मतलब टाइम टू टाइम मतलब काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कि मतलब क्या क्या इशू फेस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आगे प्लानिंग। हाँ महिमा बोलो आप बेटा। तो पिक्चर परफेक्ट अगर किसी को पता करना है कि ये है कंपनी के लिए, तो वो तो टैलेंटेड तो हो गई, वो तो फर्स्ट चीज है। पर सर उसके रिलेशंस भी अच्छे होंगे कंपनी में, कहीं ना कहीं वो सबसे बात कर रहा है, सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, कंपनी को अपना बेस्ट भी दे रहा है सेम टाइम पे। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ काम काम काम, उसके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे कंपनी में, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा कि हाँ वो ऑलराउंडर है, वो हर चीज मेंटेन करके चल रहा है, वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से अपना बेस्ट भी दे रहा है। और कोई आंसर? इशिका? यस सर। सर एम्प्लॉय हमको अच्छा तो चाहिए कि वो उसके अंदर सारी अच्छी अच्छी एबिलिटीज हो, मतलब वो सब काम अच्छे से स्किल्ड हो, बट उसका एक फ्रेंडली नेचर भी हो, और वो सबसे अच्छे से बिहेव करे। ये नहीं कि सिर्फ दिन भर कंप्लेन करे, ये दिक्कत है वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और खुद की भी और दूसरों की भी सॉल्व करे। ये नहीं हर समय कंपनी को ब्लेम करे, आपके यहाँ ये दिक्कत है, आपकी ये फैसिलिटी नहीं सही है।
हम लोग उस पर वर्क करेंगे, बट वो अच्छे से बिहेव, वो आराम से भी कह सकता है, ये नहीं कि बस दिन भर आके चिल्लाए कंपनी में ये गलत है वो गलत है, अच्छे से बिहेव करे, प्रॉपर रहे और दूसरों की हेल्प करे। तो ये सबसे हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक टाइम पे कहीं उसकी कोई स्किल नहीं भी वर्क है, इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उसको डेवलप कर सकते ट्रेनिंग के थ्रू। बट उसका नेचर ही ऐसा खराब होगा तो हम लोग उसको नहीं चेंज कर पाएंगे। तो नेचर वाइज एम्प्लॉय अच्छा होना चाहिए हमारे लिए। क्या हुआ? एक सेकंड रुकना। फोन फोन किया। आ गया। बंद कर। हम्म सो इस प्रॉब्लम के साथ मैं एक अब आप लोगों को डिराइव मैं करना चाहता हूँ कि देखो, आप किसी भी कैंडिडेट को पिक्चर परफेक्ट नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता, बट जब हायरिंग करते हैं ना, जब हम हायरिंग करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न पॉइंट होता है ना कि ये कैंडिडेट हमारी कंपनी में आके कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है। मतलब किसी भी बड़े एचआर से, किसी भी एचआर से आप बात करोगे ना, तो ये पॉइंट वो जरूर कहेगा कि नहीं यार, मैं ऐसे ही हायरिंग नहीं कर सकता हूँ, कि मतलब वो नॉलेजेबल हो बट मुझे वो बंदा सुलझा हुआ चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए मतलब दिन भर बवाल मचा के रख दो, वैसा कैंडिडेट का नहीं मिल सकता। ठीक है, टैलेंट होना चाहिए, बट इतना ज्यादा ओवर शैडो किसी को करे, वो पसंद है। एचआर इस चीज को बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं। पेशेंस, कि पेशेंस को टेस्ट किया जाता है। आपको इंटरव्यू के ड्यूरिंग ना सामने वाले को रखना होगा, उससे उसके कुछ इतने अलग अलग तरीके से उसके पेशेंस को टेस्ट करो ना, वही पता चल जाएगा कि ये क्या बंदा आपके कंपनी में रह सकता है या नहीं रह सकता है। सिचुएशंस दो उसको, क्या इस तरीके की एक सिचुएशन है, उसमें आप क्या करोगे। तो फिर वहां पर जो उसकी आइडियाज होंगे ना उसके माइंड के, वो आपको दिखने लगेंगे। वहीं से स्टार्ट होता है कि क्या ये हमारे कैंडिडेट को लेने के बाद रिलेशन अच्छे बिल्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने माना, आपने उसको हायर कर लिया, रिलेशन ठीक ठाक था, बट जब वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद जो शुरू होता है वहां से ग्रूमिंग स्टार्ट होती है। तो आने वाले 21 डेज में जो टीम या जो उसको देख रहा होगा, माइन्यूटली क्लोजली उसको देख रहा होगा, वो कैंडिडेट आपको ज्यादा बेटर बता सकता है कि हाँ, ये कैंडिडेट हमारी कंपनी के साथ फ्यूचर में स्टे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस बेसिस पर कॉल ली जाती है कि हाँ, हमें इसको रखना है या बाहर करना। बहुत चीजें मैटर करती हैं, या ये खुद छोड़ के भाग जाएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको ध्यान देना होता है। मतलब साइकोलॉजी बोल दो, साइकोलॉजी इसको बोलते हैं जो देखी जाती है, शायद, जहां तक मुझे पता है। सही है ना? इज इट राइट? तो यहां से एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में 4 पॉइंट निकल के आता है कि भाई बंदा कंपनी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। दूसरा क्या है? लॉन्ग टाइम तक के स्टे करेगा कंपनी में। ये
और कोई बेटा कुछ बताइए आप लोग। ऑनेस्टी मैटर भी करती है सर। हाँ, किसी कंपनी के लिए वो कितना ऑनेस्ट है ये भी मैटर करता है, फुल है कि नहीं। देखो पेशेंस भी मैटर करता है। सबसे पहले अब देखो प्रोडक्टिव किसी कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो मतलब वहाँ के लोगों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कंपनी की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एम्प्लॉय रिलेशन ही करते हैं। अगर जितना अच्छा एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, जेलस नहीं है। अब मैं पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं, 6-7 साल हो गए, 3 अलग अलग स्टार्टअप्स के एक्सपीरियंस। पता है लोग क्या सोचते हैं? आज प्रशांत मेरे अंडर काम कर रहा है, प्रशांत के अंडर या प्रशांत के साथ एक बंदे को मैं लगा दिया, वहीं से शुरू होता है जेलस स्टार्ट होता है कि भाई सर ने उसको ला दिया, मेरी पोजीशन खतरे में है। अब वो वहां से कंपटीशन स्टार्ट होता है दोनों के बीच में। कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि प्रशांत जो साथ वाला कैंडिडेट आया है ईशांत, ठीक है, उसको हेल्प करे। ये नहीं कि ईशांत से अपनी कंपैरिजन स्टार्ट करे कि नहीं मैं ये हूं। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ वर्क। आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, आपको अपने साथ में उसको ग्रूम करना होगा। मेरे दोस्त है, मैं खुद आपको मैं मतलब रियल टाइम बताऊं, मेरे दोस्तों से मेरी बात होती है, कहते क्या है, अरे नया हायर हो क्या है कैंडिडेट, पता नहीं अब मेरे कितने दिन मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरे को मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी, मुझको निकाल दिया जाए। मतलब जो होता है ना थॉट, एक कल्टीवेटेड थॉट्स होते हैं जो 1990s वाले हैं, पॉजिटिव नहीं, पुराने थॉट्स, वो हावी हैं लोगों पे। कहाँ से कंपनी सक्सेस कर सकती? आप चाहे कुछ भी कर लो, एक ये ह्यूमन नेचर है कि आपके साथ किसी को ले आके रख दिया जाएगा ना तो आपको लगने वो एक आपके लिए हैक्टिक सिचुएशन होना चाहिए। मैं पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला, आपको अगला क्या स्टेप होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आया? एम्प्लॉय रिलेशन अभी तक तो बताया, स्टार्ट ही नहीं किया गया सही से, सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल्स में ही खेल रहे हैं। डन। HR रोल इन मेंटेनिंग पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशन। सो पहला जो सबसे बड़ा पार्ट होता है कि कैसे मेंटेन किया जाए, उसका पार्ट है एड्रेसिंग बेसिक इंक्वायरीज। सो बेसिक इंक्वायरीज क्या क्या हो सकती हैं आप लोगों के अकॉर्डिंग? क्या क्या हो सकती? हेलो, क्या क्या किया जा सकता है बताओ कोई तो, बोलो महिमा। सब बेसिक इंक्वायरीज रिलेटेड हो सकती है कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, बेनिफिट्स कैसे देंगे लोग, लीव्स क्या प्रोवाइड करेंगे, पेरोल देने का क्या प्रोसीजर है, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, एनीवन एल्स कोई और कुछ बताना चाह रहा हूँ? Sir, HR helps the employees by giving them the solution to their problems and helping them in the situation in which they need the help, and also build effective communication and accurate and provide timely information to the employees about their salary and other things. So it helps them to maintain a good positive employee relations. ओके, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि भाई कंपनी में हमारी सैलरी टाइम पर आए, हमारी अटेंडेंस प्रॉब्लम ना हो, और कैसे एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है उसमें क्या आ रहा है। ओके, ये सारे छोटे छोटे जो छोटे मतलब डे टू डे जो प्रॉब्लम्स एक एम्प्लॉय के
लाइफ में आती हैं वर्किंग के ड्यूरिंग, वो सारे पॉइंट्स उस एचआर को, जो भी उस टीम को देख रहा है या एचआर टीम है उस कंपनी की, उनको ये रिजॉल्व करना होगा। ओके, अब ये नहीं कि आज हमारे पास कोई बच्चा आया, इशिका आई, कहती सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम कहेंगे नहीं नहीं ठीक है सर, हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल फिर आई, हो जाएगा, हो जाएगा। 15वें दिन का ही कुछ नहीं होगा, छोड़ के चली जाएगी, चली जाएगी भाई, क्यों रुकेगी? उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हो रही है। आप अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो तो आप सही हो, नहीं कर रहे हो नहीं, दैट्स इट। मतलब आपको अगर अच्छे से अपने लोगों के बीच में अपना इम्पैक्ट एक क्रिएट करना है तो आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा सिस्टम में, जिसमें उनको फील देना होगा कि हाँ आप पार्ट हो हमारी टीम का। अगर आप उनके छोटे कंसर्न्स नहीं क्लियर करोगे तो वो समझ जाएंगे कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ हवा हवाई है, खत्म कर देंगे बात वहीं पे। इज दैट क्लियर? और कोई एग्जांपल हुआ एड्रेसिंग बेसिक इंक्वायरीज में किसी के पास तो बताओ। सर जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक रिलेशंस में आता है। ठीक है, एस्केलेट escalate concerns to appropriate HR personnel. It means that कि आप एक HR हैं जो हायरिंग करते हैं, ठीक है। अब मानो प्रशांत को प्रॉब्लम हुई, वो जाएगा जो उसको हायर किया है, वो जाएगा सिंपल सी बात है इशिका के पास कि इशिका ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है और व्हाट आई शुड डू। तो इशिका की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉब्लम जो है, मानो वो पेरोल से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि प्रशांत 20 दिन आया था बट उसको 18 दिन की ही सैलरी मिली, 18 दिन प्रेजेंट दिख रहा है, बट उसके पास प्रूफ है जिससे वो कह सकता है कि हाँ मैं 20 दिन आया हूँ। तो उस मोमेंट पे इशिका को पहले बताना होगा कि फर्स्ट गो टू द, जो भी एक अटेंडेंस टीम होगी जो डील करती होगी रेगुलरली, उसके पास वो भेजेगी। उसके बाद वो बताएगी कि वहां से क्लियर होने के बाद तब जाना आप पेरोल की जो एचआर की टीम है उसके पास, तब जाए। मतलब उसे स्पेसिफाई करना होगा कि भाई किसकी प्रॉब्लम है, किसके पास जाओगे, और वहां पर वो बता भी देगी कि हाँ ये प्रशांत विल गो देयर, विल कम फॉर दिस प्रॉब्लम्स, प्लीज उसको रिजॉल्व कर दो, वो रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो प्रशांत के लिए इशिका के माइंड, मतलब प्रशांत के माइंड में इशिका की एक इमेज क्रिएट हुई ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इशिका के पास जा सकता हूँ, इशिका मुझे हेल्प कर देगी, गाइड कर देगी, है ना? हाँ, समझ आ रहा है बात मेरी? तब एकदम जो प्रैक्टिकलिटी से चीजें देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? 2 पॉइंटर्स आप लोगों को क्लियर है? और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? सर जो एम्प्लॉय है जिसको प्रॉब्लम है उसकी बात सुनते समय थोड़ा एक ये दिखा सकते हैं कि हाँ हाँ पोलाइटनेस, और दूसरी चीज कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ तुम किस तकलीफ में हो या क्या इशू है तुम्हारा। एक सेंसिटिविटी जो इसमें वर्ड है वो इसीलिए है कि हाँ मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ कि तुम्हारी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जब आप लोग पहला मॉड्यूल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो जब मैं एक स्किल का पार्ट बता रहा था तो उसमें एक मैंने चीज लिखा था, जो भी एक एचआर हो वो पहले एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस होना, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। याद है? याद है ना? तो वो इसीलिए लिखा था कि भाई कोई भी एचआर बन जाएगा वो नहीं प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है, उसको ये पता होना चाहिए अच्छा इस तरीके की कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो भाई वो उस चीज को रिजॉल्व कराएगा, तब जब वो बात सुनेगा तभी ना वो उसको रिजोल्यूशन दे सकता है।
अब भाई कोई बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बैठता है बस, मतलब देखता है। अब उसके पास पहुंच जाए प्रशांत, है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो कहेगा, महिमा कहेगी कि जाओ जाओ उजमा के पास चले जाओ, याशिका के पास चले जाओ, फैदीस के पास चले जाओ, वो लोग बता देंगे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तो भाई प्रशांत वहां पर उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिलेगा, तो प्रशांत वहां पर अपने आप को डिमोरलाइज हो जाएगा, या उसको प्रॉब्लम्स लगेंगी, फिर वो इस चीज से थोड़ा पैनिक कर जाएगा। क्लियर? क्लियर है दोनों पॉइंट सबको? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये पार्ट 2 है, जिसमें अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयज को दूसरे एम्प्लॉयज के साथ इन्वॉल्व कराया जाता है। मतलब एचआर का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें उनको ये इनिशिएटिव लेना होता है कि हाँ भाई, हम कैसे अलग अलग तरीके से लोगों को, जो भी हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट कराना है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? देखो, काम करना इज नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। आप उनको ये दिखा दो ना कि भाई हाँ, तुम हमारे सिस्टम में हो, तुम्हें ये सारी चीजें हैं। जब आप उनको मोटिवेशन देते रहोगे, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से कराते रहोगे। फन फ्राइडे क्यों होते हैं भाई? क्यों किसी कंपनी में फन फ्राइडे होते हैं? हम्म, मोटिवेट करने के लिए, फटीग मोटिवेट दूर करने करने के के लिए। लिए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी सबसे पहले ये होता है कि प्रोडक्टिविटी आती है कैसे? आप उनको अलग अलग ट्रेन कराओ, उनको नई चीजें सिखाओ, आप उनको रिटेन करो कि हाँ भाई 3 महीने के बाद आपको रिटेन की कुछ थोड़ा सा स्लाइड सा अमाउंट बढ़ा दो सैलरी में, फिर बेस्ट परफॉर्मर वगैरह का अवार्ड वगैरह दे दो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कराई जाती हैं, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं एचआर के थ्रू एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? HR role in promoting employee engagement. First of all, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना, उनका वर्क कल्चर में उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब मानो कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक है, वो कंपनी ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं हिंदू मुस्लिम की बात एग्जांपल के तौर कि उस कंपनी में मोर देन 99% कैंडिडेट हिंदू है, एक बंदा मुस्लिम है, तो उसको कैसे उस सिस्टम का पार्ट बनाओगे आप? जैसे ईद आती है, उनके जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उसके अराउंड उनके रिलेटेड कुछ चीजें कराओगे, उनको लगेगा कि हाँ यार, मेरी भी सेम वैल्यू जैसे उन 99% कैंडिडेट की। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज करना कि हाँ, इशिका मंथ 1 की बेस्ट एम्प्लॉय थी इस डिपार्टमेंट से, ओवरऑल कंपनी में कौन था, फिर क्वार्टरली कौन बेस्ट था, 6 मंथ में कौन बेस्ट हुआ, 1 साल का बेस्ट एम्प्लॉय कौन था। तो इस तरीके से पता है, एक कंपटीशन होगा, बट इट विल बी अ हेल्थी कंपटीशन इन बिटवीन ऑल। ओके, आपको एम्प्लॉय डेवलपमेंट या उनके रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसको टाइम टू टाइम कंडक्ट करना होगा, जिससे वो इन्वॉल्व होते रहे दूसरी चीजों में भी। इज दैट क्लियर? आपको सारे बंदों से फीडबैक लेना होगा कि हाँ, एम्प्लॉयज हैं, मतलब टीयर 1 का फीडबैक लो, टीयर 2, 3, 4 जितने टीयर्स हैं आपके, सारे लोगों के फीडबैक लो। किसी से रैंडम पता करो कि हाँ भाई, इनकी क्या प्रॉब्लम है, इनका क्या फीडबैक है, खुद भी पता करो। ऐसे नहीं कि फीडबैक आ रहा है तो ठीक है, आप पहुंचो लास्ट कैंडिडेट तक कि हाँ भाई, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या आपको फटीग है, किस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्या, मतलब जो होते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस भी करोगे ना किसी से, तो वो सोचेगा यार, हाँ यार, मेरे लिए सोच रहा है बंदा, ठीक है, मेरे लिए। इज दैट क्लियर?
समझ आ गया सबको यहाँ तक बच्चा? स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन। सो आप लोगों के हिसाब से क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय रिलेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए? सोचिए तब तक सभी लोग। आप लोग तब तक सोचो, ठीक है? और अगर कुछ पॉइंट है बताओ, तब तक मैं 5 मिनट का ब्रेक है, 7:05 पे वापस स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग सोच लो सारी चीजों को, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक 2 सेशन और स्टार्ट कर दूं, फिर आप लोगों को कंटिन्यू करते हैं।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सो आप लोगों की क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग देख रहे हैं, बताइए। महिमा, स्टार्ट विथ यू। तो वर्क लाइफ बैलेंस करके, ओके। एम्प्लॉयज के कंसर्न और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें रिजॉल्व करके, उनको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देकर, उनसे फीडबैक भी लेकर, और कंपनीज के क्लियर गोल्स और विजन के बारे में उनसे बात करके, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस आए कि हम भी वैल्यू होते हैं कंपनी में। ओके, ठीक है। याशिका, पहली देन नेक्स्ट। Through recognition and rewards, and the second one is clear communication. क्योंकि फिर जब कम्युनिकेशन क्लियरली होगा तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. एम्प्लॉय एंगेजमेंट अच्छे से होगा तो यूनिटी आएगी सारे एम्प्लॉयज के बीच में. एंड द फोर्थ वन इज बाय टेकिंग द फीडबैक्स ऑफ एम्प्लॉय थ्रू वन अनदर. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय रिलेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस. से इससे एम्प्लॉयज के रिलेशंस पे और इफेक्ट पड़ेगा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा. ठीक है। सो बेसिकली उज़मा उज़मा बताओ। यस सर. सर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ रिलेशंस के लिए, उनमें सर शॉर्ट टर्म में मतलब रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन, जो कि हम बेटर एम्प्लॉयज़ जो परफॉर्म करते हैं पर मंथ या पर ईयर उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं. और इसके अलावा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपने दिया था हम लोग को सर्च करने के लिए ब्रांड के बारे में, तो उसमें मैंने सर्च किया तो बजाज ऑटो लिमिटेड में वो लोग एक अपना ही योगा होम्योपैथिक सेंटर चलाते हैं, जिसमें वो एम्प्लॉयज़ को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. और इससे इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयज़ रिलेशन बिल्ड होते हैं. एंड इसके अलावा फिर टाइमली ब्रेक्स देना उनको वर्क आवर्स में, और उनको हॉलीडेज़ प्रोवाइड करना जब भी मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो, या फिर मतलब टाइमली या हॉलीडेज़ मतलब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग. और फिर जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोनस भी प्रोवाइड करना उनकी वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग. एंड लॉन्ग टर्म में हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो सब प्रॉपरली मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करें, और उनको बताएं कि मतलब लॉन्ग टर्म में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करते हैं तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह. तो ये सब चीज़ें से मतलब ओवरऑल एक एम्प्लॉयज़ जो है रिलेशनशिप वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड होगा. ओके, फैलीज। For effective employee relation, we should provide them learning and development opportunities, give them regular feedback, make employees feel valued, and improve and involve your employees so that they feel important to our company. Improve communication with employees and ensure that employees have access to proper conflict resolution channels. ठीक है, इशिका। So first point is we should maintain clear communication. Second is we should give career advancement opportunities to our employees. And third is conflict resolution. We should solve the conflicts that occur in our organization. And fourth is involve team member. We should involve the members of our team in the activities in the project so they all feel that they are the part of our company. And fifth is we should organize the events so it maintain a good relation between the employees. And last is we should organize the regular time team meeting so everyone can know the point of view of each employees, and we get the others view also on the project, and this way we maintain an effective employee relation in a company. ठीक है। सबसे पहले अभी कितना अच्छा हम लोग इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अलग अलग जो है, सबसे पहले आता है क्लियर कम्युनिकेशन।
मतलब अगर कंपनी के टॉप ऑफिशियल ने बोला है कि भाई 45 डेज आपको अनपेड काम करना है, ओके, मतलब एक एग्जांपल है, 45 डेज इज योर प्रोविजनल पीरियड, इस बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी एंड देन आपको पेड वर्क में आपको ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं तो आपको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। इस तरीके की जो चीजें होती हैं सेम रेप्लिकेट होनी चाहिए नीचे लेवल पर भी। ओनर ने बोला है, एम्प्लॉयर ने बोला है, बट क्या वो छोटे से एक एम्प्लॉय को पता है कि नहीं पता है? ये इम्पोर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी, ये नहीं कि अरे नहीं तुम नहीं करोगे तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सबके लिए बराबर होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल इन एवरीवन, नॉट बी क्या कहते हैं कोई एक के लिए सही कर दो एक के लिए गलत कर दो, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एक मतलब समझो ऑर्गेनाइजेशन का पहले सबसे पहली बात है कि भाई कंपनी का गोल क्या है, कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, पर्सनली हर एक बंदे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको क्लियर करो। डन। लोग करते क्या है कि फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के बाद उसका रिजोल्यूशन नहीं देते। फीडबैक लिया है आपने तो फीडबैक में पता चला कि भाई सैलरी हमारी टाइम से नहीं आ रही है, अगले मंथ की सैलरी टाइम से आ जानी चाहिए। तो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आपने प्रॉब्लम आपको पता चली बट उस प्रॉब्लम पर काम भी होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम पता करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना इज एन इम्पोर्टेंट। क्लियर है सबको? कंसिस्टेंट एंड फेयर पॉलिसीज, लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके की पॉलिसीज होती, तो अब आता है कंसिस्टेंट होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज लेकर आ रहे हो वो लोगों के बीच से कलेक्ट करिए कि हाँ इस पॉलिसीज की क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं, वो सब आपको पता करके तब उस फाइनल डिसीजन कराओ। किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको उसके बाद क्या क्या हो सकते हैं ये आप एक बार एम्प्लॉय से क्लियर करो, तब उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराओ। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है छोटी बड़ी, कहीं ना कहीं होती है। आप इसमें कर क्या रहे? कॉन्फ्लिक्ट हुआ मतलब कुछ प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है भाई साहब, उसके लिए आपने क्या? सबसे पहले आप देखिए कि आपको पता चला कि प्रशांत काम कर रहा है बट प्रशांत के जो सीनियर्स है वो बार बार कंप्लेन दे रहे हैं कि यार इशिका बार बार बोलती है कि नहीं नहीं काम नहीं कर रहा, महिमा भी बोलती है नहीं नहीं वो काम नहीं कर रहा है। उस बेसिस पे तो प्रशांत को बाहर कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसी के साथ उजमा भी काम कर रही है, याशिका भी काम कर रही है, फैलीज भी काम कर रही है, तो आपको उनसे भी फीडबैक कलेक्ट करना होगा। या भाई क्यों ये क्या ये सच है? तो पता चलता है नहीं प्रशांत तो काम कर रहा है। प्रशांत बताता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो इशिका से कंप्लेन करता है तो इशिका बोलती है आप जाओ सीनियर से करो, वो जाता है महिमा के पास, महिमा भी नहीं सुनती है, वो ये करता रहता है बट उसको प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं। तो उस वक्त पे क्या करना होगा कि भाई साहब उसको टॉप लेवल अथॉरिटीज के पास रीच आउट करना होगा, वहां पर उसको अपनी प्रॉब्लम्स को रखना होगा एंड उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे उस पर
काम करना होगा। साथ ही साथ देखिए, जो एचआरस होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हाँ भाई वो मेडिटेशन उनको करना आना चाहिए, मेडिटेशन और थोड़ा करते रहे। उनको वर्क एनवायरनमेंट की जो भी मतलब वैल्यूज होती हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि जो मन किया वो अपने मन से कर रहे हैं, वो फिर बैकफायर करने लगेगा एक टाइम के बाद। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई इफ बट एल्स या डाउट हो तो पूछ। सर कौन कौन सी टेक्निक्स मतलब मेनली यूज होती है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में? देखो, सबसे पहले कि आप अपने सीनियर अथॉरिटी के पास जरूर जाइए, ठीक है, जो आपके ऊपर है। मानो आप लोग एक कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है, उस कंपनी में जो सबसे पहले आपका टीम लीड होगा, वो टीम लीड के पास जाओ, ठीक है। टीम लीड के ऊपर एक मैनेजर बैठा होगा, उस मैनेजर के पास जाओ, वो दोनों नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद जो उस टीम का एक एचआर होगा, जो एचआर बैठता होगा, जो इस टीम को देख रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, उसके पास जाओ, वो भी नहीं सुन रहा। तब जाओ मेन एचआर और मेन मैनेजर के पास। अगर वो दोनों भी नहीं सुन रहे, तब आप जाओ कंपनी के ऑपरेशनल ऑफिसर के पास, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाओ। मतलब पहले ऑपरेशन के पास जाओ, फिर एग्जीक्यूटिव के पास जाओ, फिर एग्जीक्यूटिव ये दोनों नहीं सुन रहे हो, तब आप बढ़ो एमडी के पास। एमडी भी नहीं सुनता तो डायरेक्टर के पास जाओ। ये प्रोसेस होता है कि हाँ किस तरीके से हम अपनी कंप्लेन को लेकर बढ़े। स्किप किसी को भी नहीं करना है, सबको आपको प्रॉब्लम बताना है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ, बट सुनवाई मेरी नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही पता नहीं। समझ गए? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो सबसे पहली बात है कि कैसे एक पॉजिटिव रिलेशन बनाया जा सकता है। उनकी बेसिक इंक्वायरीज, किसके पास उस प्रॉब्लम, मतलब कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो किसके पास उसके रिजोल्यूशन मिल सकते हैं, उसके पास भेजिए। एंड अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयज के साथ एंगेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म करवाइए। अगर जितना अच्छा एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन होगा उतनी अच्छी कंपनी की सक्सेस रेट है। और कोलेब्रेशन में काम करना चाहिए, एचआर टीम, मैनेजर टीम और सबको, मतलब एक कोलेबरेटिव वर्क होना चाहिए, ना कि अलग अलग डिवाइडेड करके नहीं होना चाहिए। समझ गए सभी लोग? सो यहाँ तक सबको समझ आ गया है? कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। स्क्रीन पे दिख रहा है? एक आपके सामने एक प्रॉब्लम है। यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ हाई स्टेक्स project with a strict deadline. Two key team members, John and Lisa, are in a heated conflict. The conflict has escalated to the point, but where it is affecting the project, but to the point where it is affecting the project progress, and there is a risk of missing the deadline. John believes Lisa is consistently missing her deliverable, where Lisa thinks John is undermining her and taking credit for her ideas. दोनों के थॉट में क्लैश। सीधी सीधी बात है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन बहुत पास आ चुकी है, उसको खत्म करना है। दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, जॉन और लीजा। जॉन के अकॉर्डिंग
लीजा वर्क सही से नहीं कर रही है, जिसके वजह से मतलब जो भी मतलब वो काम जो उनको असाइन किया जा रहा है वो नहीं कर रही, जिसके वजह से डेडलाइन मिस हो सकता है। वहीं पर लीजा का सोचना है कि भाई साहब जो जॉन है वो मेरे काम का क्रेडिट वो ले रहे हैं। अब ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है, इस प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना है और अलग अलग 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोग इसको करिए, सभी लोग एक बार पढ़ लो, सभी लोग पीडीएफ ग्रुप में है। मुझे कोई डाउट हो तो बताओ तो मैं उसको बता दूं, नहीं तो मैं आप लोगों को 40 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करके आप लोग मुझे अपने अपने आंसर 8 बजे तक भेजिए। ठीक है, चलेगा ना? 8 बजे तक सब लोग भेज दोगे ना खुद से करके सॉल्व? बट सब लोग अपना अपना सॉल्व करना, कोई दूसरे का मत टेप मत देना किसी का। 8 बजे तक 6 लोगों का आंसर मुझे शार्प चाहिए। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे कर देना, इसका फोटो लेके हमको भेज देना। और जो आप लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है तो वो आप लोग पीडीएफ बना के रखे रहिए। ठीक है, वो हमारे पास सबमिशन की लिंक आप लोगों के ग्रुप में एक्टिवेट करके भेजी जाएगी। लेट नाइट में भी हो जाएगा आज उसका एक्टिवेशन, क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन किए हैं, लेट देर सवेर चल रहा है थोड़ा बहुत। आप लोग कर चुके हो, जिन लोगों ने कर लिया वो मुझे इन्फॉर्म कर चुके हैं। सबमिशन की लिंक ग्रुप में आएगी, आप लोगों को 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा कल और परसों रात तक का, पहले वीक का टास्क जमा करने के लिए आप लोग जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग फोटो क्लिक करके मेरे पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बोलो, किसी को दिक्कत? इशिका? No, sir. प्रशांत? Sir, we have to write the answers only. हाँ हाँ, ये 5 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स करके बस मुझे Yes, भेज sir. देना। और जो भी आप लोगों को लग रहा हो वो लिख के मेरे भेज देना। अगर कोई प्रॉब्लम आए वो भी व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बोलो, किसी को कुछ बोलना हो तो पूछ सकते हो बच्चा। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? वाइंड अप किया जाए सेशन? सो इसी के साथ सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, आप लोग करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आप लोगों को जो भी होगा रिमार्क दे दूंगा। क्लियर? और जो लोग नहीं आ रहे साथ वालों को थोड़ा बताओ यार। इशिका, आपके साथ वाले जो लोग नहीं आ रहे उन लोगों को बताओ। प्रशांत? प्रशांत? यस सर। अरे जो साथ वाले नहीं आ रहे सबको इन्फॉर्म करो, क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है? फिर जाके बताएंगे वो लोग। अरे नहीं, जो ज्वाइन कर चुके हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं? अब बात करनी पड़ेगी सर उनसे, तभी तो। सभी लोगों से पूछो कहाँ गायब है। बाकी या तो रिकॉर्डेड में लेक्चर हो, हाँ हाँ, वो या तो लोग रिकॉर्डेड में इंटरेस्ट होंगे। हाँ, वही रिकॉर्डेड वीडियो लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस वजह से लोग भाग रहे हैं। बाकी जगहों पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लोग भाग नहीं रहे हैं, वहाँ पे बस सुन रहे हैं लोग। चलो फिर ठीक है, लीव कर लो आप लोग, करके आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो। 35 मिनट आप लोग के पास है, पर क्वेश्चन 7 मिनट।